अगर हम इस चीज को पॉजिटिव मैनर में लें तो पॉजिटिव मैनर इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि वी कैन गो थ्रू द क्लास वंस अगेन। जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस रिकॉर्डिंग को हम दोबारा देख लेते हैं, तो हमें अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए कोशिश करते हैं बात समझने की। 1 मिनट। चलिए, एक बार फिर से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या समझाया गया था पहले भी उस चीज की बात करते हैं। हमें समझाया गया था कि एक पाइप अगर किसी टैंक को 10 मिनट्स में फिल करता है और दूसरा पाइप उसको 15 मिनट्स में फिल करता है, एंड सपोज साइमल्टेनियसली वाटर इज रनिंग थ्रू द पाइप्स इन द सेम टैंक। उसी टैंक को हम दोनों पाइप से भरना चाह रहे हैं और साइमल्टेनियसली दोनों पाइप हम ऑन कर देते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, राइट। तो हमें मालूम है अच्छी तरह से, हमें the first work done by the first pipe will be 1/10. The work done by the second pipe will be 1/15, right? So it will fill 1/10 of the part. सिंपल है ना। अगर 4 मिनट में कोई काम होता है तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/4 of the work will be done. अगर कोई काम 2 मिनट में होता है तो 1 मिनट में कितना होगा? वो आधा काम हो जाएगा। हम रेसिप्रोकल कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अगर 10 मिनट्स में वो टैंक को फिल करता है तो 1/10 of the tank will be filled by the first pipe. 1/15 of the tank will be filled by the second pipe, right? So ये हमने किसकी इक्वेशन बनाई? वर्क की इक्वेशन बनाई थी, याद होगा आपको, है ना। So अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो जाएगा 33 plus 2, that means 5/30. 5/30 is 1/6. So 1/6 of the tank will be filled by both of them. 1/6 of the tank will be filled by these two, right? So if 1/6 of the tank will be filled by it, that means they will simultaneously fill it in 6 minutes. Simultaneously they will fill it in 6 minutes, right? सही है ना, right? अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए, यहाँ ये चीज जो हमने समझी थी 7th या 8th में, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन वाला, वो चीज यहाँ पे भी है। वो कह रहा है कि एक पाइप, 9th क्वेश्चन की, आई एम टॉकिंग अबाउट द 9th क्वेश्चन, ही सेज दैट वन पाइप टेक 10 hours less than the smaller pipe to fill the tank. Suppose the smaller pipe takes X minutes to fill it. Time taken by the smaller pipe, let it be X, and X minus 10 will be time taken by larger pipe. सही है ना। देखिए, if X is the time taken by the smaller pipe to fill it, the larger pipe or the pipe with larger diameter takes 10 minutes less. If it takes 10 minutes less, then the time will be X minus 10, right? And simultaneously अगर हम उन दोनों को एक साथ अगर कर देते हैं, मान लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? It will be filled in 9/3/8 hours. 9/3/8 hours. तो सिंपल सी बात है, अगर x टाइम लगे देता है स्मॉलर पाइप, तो 1/x पार्ट इट विल फिल इन अ मिनट। अगर ये x minus 10 मिनट्स लेता है तो ये हो जाएगा 1/x minus 10। और दोनों अब जब काम करते हैं या दोनों जब टैंक को फिल करते हैं तो 9/3/8 आवर्स में भरते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 75/8 आवर्स। दैट मीन्स 8/75। याद है 8/75 क्यों हुआ था? क्योंकि इक्वेशन हमने किसकी बनाई थी? हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे वर्क की। दिस इज द वर्क डन बाय द फर्स्ट पाइप, दिस इज द वर्क डन बाय द सेकंड पाइप, एंड दिस इज द टोटल वर्क। याद है आपको क्या करते थे? 4 men and 6 women can finish a work in 10 days. 10 days को 1/10 करते थे अपन, क्योंकि 1/10 of the work they will complete. This is the work done by the 4 men in a day. This is the work done by 6 women in a day, and this is the total work done in a day. Total work in a day is 1/10 of the work, right? So 1/10 of the work, 1/10 of the work ये हो गया अपने पास में। क्लियर? वापस से समझाओ, ये बात समझ आ गई? ये 8/75 क्यों हुआ? क्योंकि 8/75 75/8 आवर्स है। 75/8 आवर्स है, तो उसको वर्क में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? उसका रेसिप्रोकल लेंगे। यस और नो? ठीक है,
तो यहाँ पे इक्वेशन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, नॉट फ्रॉम सम अदर बुक, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि आपको क्या करना है। देखिए ना, आप सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई पाइप है जो 8 मिनट्स में एक टैंक को भरती है, दूसरी पाइप है जो उसको 24 मिनट्स में फिल कर देती है, मान लेते हैं, ठीक है। हमें एक 7th क्लास के स्टूडेंट मान के चलते हैं, अपने आप को एक 7th क्लास का स्टूडेंट मानते हैं कि हमें बेसिक समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें किसी ने कहा कि एक पाइप है टैंक को 8 मिनट्स भरती है, दूसरी पाइप है जो साइमल्टेनियसली, मतलब सॉरी, दूसरी पाइप है जो उसको 24 मिनट्स में फिल कर देती है, मान लेते हैं, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर उसी टैंक में दोनों टैप अलग साइमल्टेनियसली हम ऑन कर दें और दोनों से अगर उस टैंक को फुल करने लग जाए तो क्या होगा। ये पाइप जो 8 मिनट्स लगा रही है वो तो 1/8 पार्ट भरेगी, दूसरी पाइप जो 24 मिनट्स लगा रही है वो 1/24 पार्ट भरेगी उसका, सिंपल। और दोनों क्योंकि काम पॉजिटिव कर रहे हैं, वर्क डन पॉजिटिव है, तो प्लस करते हैं। यानी अगर एक भर रही होती और एक खाली करती तो इसको माइनस भी करते हैं हम, याद रखिएगा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, है ना। सिंपल सी बात है, अगर एक पाइप कर रही है, भर रही है, दूसरी पाइप खाली कर रही है, तो क्या होगा, ये वाला जो प्लस का साइन है ये माइनस भी हो सकता था। अब व्हाट इज द एलसीएम, द एलसीएम इज 24, ठीक है। 3 8 are 24, so 3 plus 1, so 4/24, that means they will take 6 minutes. क्यों बोला अपन ने 6 मिनट, क्योंकि वो 1/6 ऑफ द पार्ट दे विल फिल इन अ मिनट। 1 मिनट में क्या करेगा, 1/6 पार्ट भर देंगे दोनों, 1/6 पार्ट भर देंगे, तो अपन ने कहा कि वो 6 मिनट में भर देंगे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। इसलिए जो हमें वर्क टाइम दिया हुआ होता है, हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल नहीं होता, राइट, ओके। तो इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इट विल टेक 6 मिनट्स, राइट। सो हियर आल्सो, इन दिस केस आल्सो, उसने कहा, सपोज एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे डमी क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, फेक क्वेश्चन बना रहा हूं। वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल अ टैंक। तो हमने कहा चलो एक अगर x मिनट में भरता है तो दूसरा x plus 5 मिनट्स में भरता होगा, एंड साइमल्टेनियसली दे कैन फिल इट इन 6.5 मिनट्स, 6.5 minutes, they can fill it in 6.5 minutes, suppose। so इसका कितना पार्ट भरेगा, ये तो 1/x पार्ट भरेगा, वो कितना भरेगा, वो 1/x plus 5 5th पार्ट भरेगा, मतलब, है ना। और दोनों मिला के 6.5 मिनट्स में, अगेन इट्स नॉट अ जेन्युइन क्वेश्चन, प्लीज डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। So if first pipe takes 5 x minutes, the other one is taking 5 minutes more, तो हमने मान लिया चलो x plus 5 होता है, तो इसका पार्ट हो जाएगा 1/x, ये कितना पार्ट भरेगा, ये 1/x plus 5 पार्ट भरेगा। और कितना पार्ट भरा जाएगा, तो हम कहेंगे 13/2 मिनट्स है ये, 13/2 मिनट्स है, तो इसका मतलब 2/13 पार्ट वो भर देगा। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं किसकी, टाइम की नहीं बना रहे, वर्क की बता रहे हैं। ये वर्क टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, हमने वर्क की इक्वेशन बनानी है, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास में वर्क, ये भी हो गया वर्क, और वो भी सामने भी आ गया वर्क। अब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये कही जा रही है अपने से, है ना। चलो let's talk about the next type of question, okay। I think दिस एक्सप्रेस ट्रेन वाला तो हमारा हो गया था, है ना। अब 11th क्वेश्चन करते हैं, चलो, राइट। Let's talk about the 11th question. He says that sum of areas of two squares is 468. Sum of areas of two squares. चलो दो स्क्वायर सोचते हैं, एक स्क्वायर ये और ये एक स्क्वायर ये, राइट। तो इसका उसने कहा द सम ऑफ द एरियाज, अगर इसकी साइड x है और इसकी साइड y मान लें, प्रॉब्लम नहीं है ना, दो वेरिएबल्स लेने में भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर इज द एरिया। इसका एरिया हो जाएगा y इंटू वाई, यानी कि y स्क्वायर। और सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर्स इज 462, सॉरी 468, तो इनका एरिया का सम जो है वो 468 है।
Go through the first sentence once again. What does it say? It says sum of the areas of two squares. Sum of the areas of two squares. इसका इस स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का एरिया वाई स्क्वायर होगा, और उनका सम जो है वो 468 है. ऐसा क्वेश्चन है, राइट? नाउ इट सेज द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स. Difference of their perimeters. What is the perimeter of this square? Side plus side plus side plus side, four side perimeter. What is the definition of perimeter? The sum of the sides of an enclosed figure. The sum of the sides of an enclosed figure. तो एक enclosed figure, ये enclosed figure है और इसकी sides का sum क्या है? 4x. इसकी sides का sum 4y. और इनके perimeters का difference, the difference of their perimeters is 24. If the difference of their perimeter is 24, then simple 4x minus 4y is equals to 24. We are having two equations. आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसमें से x या y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे हम सॉल्व कर लेंगे. एक सिंपल क्वेश्चन था. अगेन एक इक्वेशन बनी एरिया की. द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर है और दूसरे का वाई स्क्वायर है, तो वो कितना है? 468 है. और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24. इसका पेरीमीटर 4x है, इसका पेरीमीटर 4y है और उनका डिफरेंस 24 है. इन दोनों इक्वेशंस को जब हम मर्ज करेंगे, वी नो हाउ टू मर्ज द इक्वेशंस, राइट? वी कैन सॉल्व इट. शैल आई मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द लास्ट एक्सरसाइज, right? Only word problems is to be discussed because the rest of the questions we have already done, right? So nature of the roots we have done it already. The topic कि nature of roots कैसे depend करता है discriminant पे, और ये discriminant की conditions दी हुई हैं, right? अब आते हैं इसकी word problems पे. एक्सरसाइज 4.4 की शायद 3 छोटी सी word problems हैं, उसकी बात करते हैं. हाँ जी बेटा. The very first thing is, he says, is it possible? That means हमें पक्का जो कंडीशन दी हुई है वो हो सकता है एक इम्पॉसिबल कंडीशन भी हो, तो हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. वो कह रहा है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाए जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो? अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाए? डबल हो जाए. बिल्कुल पॉसिबल है. लेकिन अब वो कंडीशन क्या दे रहा है? वो कंडीशन दे रहा है कि एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो ऐसा. चलो देखते हैं भाई. x लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. सो x इनटू 2x इज इक्वल्स टू 800, या 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, x इज इक्वल्स टू 20. बिल्कुल पॉसिबल है. अगर ब्रेथ 20 है तो लेंथ क्या है? 40 मीटर है. तो बिल्कुल पॉसिबल है. आप देख सकते हैं ये इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, है ना? वो क्यों इन क्वेश्चंस में ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें इम्पॉसिबल कंडीशन हो. और इम्पॉसिबल कंडीशन आपको मालूम है कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता है. व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. नेचर ऑफ द रूट्स पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन, है ना? ठीक है ना, राइट? चलो सो क्लियर, इजी. चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना? ही सेज अगेन द लैंग्वेज इज सेम. इज इट पॉसिबल? इज द सिचुएशन पॉसिबल? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमें हिंट दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा कोशिश मत करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. हो सकता है वो रियल रूट्स का क्वेश्चन ही ना हो. हो सकता है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. ठीक है, इफ वन ऑफ द लेट द टू फ्रेंड्स बी A and B, one of them is x year old, the other one will be 24 minus x years old. उसके प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, है ना? ठीक है. नाउ अब क्या हो रहा है अपने पास पे? वो कह रहा है कि 4 years ago, 4 years ago, ठीक है, 4 years ago, तो इसकी एज तो x minus 4 थी, इसकी 20 minus x थी, क्योंकि इसमें से -4 करेंगे तो 20 minus x ही रहेगी एज, है ना? सो ही सेज दैट इन दिस क्वेश्चन अगेन, चलो बात करते हैं. वो कह रहा है 4 years ago the product of their ages was
48, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। चेक कीजिए क्या सही है। अगर उसकी एक फ्रेंड की एज अगर x थी, दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी 24 माइनस x, बिकॉज द सम ऑफ द एजेस इज 24। नाउ ही सेज आफ्टर 4 years ago, सॉरी, इसकी 4 साल पहले क्या एज होगी x माइनस 4, इसकी एज क्या होगी 20 माइनस x एज होगी। उनका प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स है, था मतलब था। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो एक बार इसको चलो सॉल्व करते हैं। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, सही है ना। आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी है। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, वो लेस देन 0 है। इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग के साथ साथ, है ना, अगर अपन देखें तो स्प्लिटिंग के साथ साथ इसमें जो रूट्स हैं वो रियल ही नहीं आने वाले, राइट। तो क्योंकि ये एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे पास में इमेजिनरी है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वो रियल नहीं आएगा, और इसलिए ऐसी सिचुएशन जो है वो इम्पॉसिबल होती है, ये हमें कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने हिंट भी दी थी अपने पास में, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 80, ठीक है, मेरे ख्याल से इक्वेशन सही बनाई है ना, राइट। चलिए मैं आगे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को ये आज लगभग वाइंड अप ही करना है इस चैप्टर को, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ एपी। चलो लास्ट क्वेश्चन, and the last question says, is it possible to design a rectangular part of perimeter 80 meter and area 400 meter square? चलो देखते हैं क्या ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन कीजिए, करते हैं, उसका पेरीमीटर 80 होना चाहिए, ठीक है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 होना चाहिए। पेरीमीटर मालूम है ना, साइड लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80 होना चाहिए, यानी l प्लस बी इक्वल्स टू 40 होना चाहिए, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन शुड बी 80 मीटर्स एंड द एरिया इज 400, और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो, एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर हो, 400 ही बोला है ना, बिल्कुल, द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को मर्ज करेंगे तो आपके पास में x इंटू वाई को रिप्लेस कर रहा हूं, आप x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आपको मालूम है ना, ये हो जाएगा y की जगह 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 400, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 20 आएगा, है ना। अगर x 20 है तो y भी 20 है। क्या ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है? हाँ, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो इसमें आप चिंता मत करिएगा कि सर ये तो 20-20 आ गया, दोनों ही लेंथ भी और ब्रेथ भी 20-20 आ गया तो ये तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। नहीं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल वाला कंडीशन है, इसलिए वी विल से यस। ओके, राइट। किस केस में कंडीशन में नो कहना है अपने को, इज द सिचुएशन पॉसिबल, जब भी वो बोले तो जरूर उस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो सिचुएशन इम्पॉसिबल है, और इसलिए उसने एक तरह से हिंट दिया अपने को कि भैया आप बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सारी कोशिश करेंगे उसकी स्प्लिटिंग करने की, वो मत करिएगा। आपको हिंट पहले दे रहा हूं, ये पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, राइट। नाउ हीवर, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम प्लीज? हीवर, आपकी प्रॉब्लम बताएं बेटा, कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे थे मुझे? सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो सम था वो 24 नहीं था, 20 था मेरे हिसाब से सर। मैं उस वक्त कह रहा था सर, तब हैंड रेज किया था। नहीं, आप उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है बेटा, सर वो तो आप कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। हाँ। आप है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मुझे लगा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि somebody was creating nuisance in the class, तो मेरा दिमाग आधा वहां चल रहा है, ठीक है। तो आप उसको 20 करके कर लीजिएगा बेटा, इम्पॉसिबल सिचुएशन है वो, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपने अच्छी याद दिलाया, वो गलती मैंने की थी। एनसीईआरटी में 24 इयर्स नहीं है, सही है आप बोल रहे हो, इट इज 20 इयर्स, द सम ऑफ द एजेस इज 20 इयर्स,
ठीक है बेटा, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? सर एग्जांपल 12 84 पेज नंबर। एग्जाम्पल 12, यस सर। सर नीचे नीचे थोड़ा। ठीक है, ये वाला यस ना? सर। हाँ चलो यस कोशिश सर। करते हैं इसको समझने की। वो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, ओके। सोचिए ना, इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क हो और इसकी ब्रेथ जो है इट शुड बी 3 मीटर्स लेस देन इट्स लेंथ। अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या होना चाहिए? 3 मीटर्स लेस, राइट? द एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए किस पार्ट से? which has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular garden. Okay, क्या समझ में आया? वो ये था कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी ब्रेथ के अलोंग एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया गया है। तो इसके ब्रेथ के अलोंग ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लीजिए, जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बेस उसने कहा ब्रेथ है, ठीक है? तो यानी कि बाकी दो साइड्स हैं वो इक्वल साइड्स हैं, है ना? अब उसने क्या कहा? उसके बाद उसने कहा कि इस राइट एंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 12 मीटर है। ये जो इसकी हाइट है दिस इज 12 मीटर्स, ठीक है? इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल से ज्यादा होना चाहिए। कितना? 4 स्क्वायर मीटर, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। तो अपन देखें जरा इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या है। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3। और उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस तो उसने बोला ब्रेथ इज द बेस, यानी x उसका बेस है और हाइट एल्टीट्यूड दे दी है 12 है, राइट? अब कौन सा एरिया? वो बराबर नहीं कह रहा, वो कह रहा है रेक्टेंगल और इसका एरिया बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो समझ में आ गया, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना? रेक्टेंगल का एरिया भी समझ में आ गया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया इस आइसोसेलेस ट्राइंगल से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए तो या तो रेक्टेंगल के एरिया में से 4 माइनस कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, या इस 4 को वहां पे आइसोसेलेस ट्राइंगल में प्लस कर दीजिए। भाई रेक्टेंगल का एरिया और आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया उसने कहा इक्वल नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर स्क्वायर मोर। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है तो या तो इसमें से कम कर दीजिए ताकि बराबर हो जाए, या उसमें प्लस कर दीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में ताकि ये इक्वल हो जाए। क्लियर? सो एरिया विल बी इक्वल। अब मतलब जब आप -4 कर देंगे या उस तरफ ले जाके +4 कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अब सॉल्व हो गई होगी। फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन में थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई होगी, बिल्कुल आई होगी। जरा कोशिश करते हैं इसको वापस से क्वेश्चन को समझने की। वो कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है? होगा, चलो मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर गार्डन है ना? द लेंथ इज 3 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ मान लेते हैं x है, लेंथ है x प्लस 3। क्या था? लेंथ इज 3 मोर देन ना, 3 ही था ना, ठीक है? सो 3 मोर देन इट्स ब्रेथ। देयर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस एट इट्स ब्रेथ। तो उसकी जो छोटी साइड है उस पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इमेजिन कीजिए। कर लिया, उसका बेस क्या हो गया? x साइड हो गई, ठीक है? उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट 12 मीटर्स है, एल्टीट्यूड इज 12 मीटर्स ऑफ दिस। तो ये हो गया उसकी हाइट। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, तो हाफ बेस इनटू हाइट इसका एरिया होगा, यानी कि 6x इसका एरिया होगा। किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, सो x प्लस 3 इनटू x, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? सो x स्क्वायर प्लस 3x जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी 4 मीटर स्क्वायर मोर, दे आर नॉट इक्वल। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो वो 6x के बराबर होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। गॉट द पॉइंट? कीवर्ड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लैंग्वेज में बस ये समझना था कि वेयर इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू।